हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अक्षय बसीन आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। मैंने लास्ट वीडियो में एक नया सिलसिला शुरू करना चाहा जिसके अंदर मैं उन टॉपिक्स को डिस्कस करूं जिससे आज आम आदमी प्रभावित है। अगर मैं बात कहूं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था चेक बाउंस के ऊपर, जिससे हर दूसरा व्यक्ति प्रभावित है, हर दूसरा बिजनेसमैन इफेक्टेड है। सिमिलरली आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेने वाला हूं जो सदियों से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, और वो है पार्टीशन। अब पार्टीशन का मतलब क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार एक आम व्यक्ति से अगर मैं पूछूं कि भाई पार्टीशन क्या होता है तो वो भी बता देगा। पार्टीशन का मतलब है कि भाई एक प्रॉपर्टी का डिवीजन, जहां पे हर व्यक्ति को उसका राइट मिल जाए, उसका हिस्सा मिल जाए। अगर मैं एक लेमैन भाषा में बात करूं तो पार्टीशन की बात का अगर हम कर रहे हैं, दैट इज अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, तो ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड लीगल इशू है इंडिया के अंदर, जो महाभारत के समय से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तब भी दिक्कत प्रॉपर्टीज की थी, आज भी दिक्कत प्रॉपर्टी की है, और कल भी दिक्कत प्रॉपर्टी की ही रहेगी। तो पार्टीशन का डेफिनेशन तो ये हो गया, पर बात आती है कि कौन कौन से सवाल हैं जो एक आम आदमी के दिमाग में आते हैं रिगार्डिंग पार्टीशन, रिगार्डिंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। तो ये सवाल आते हैं कि जैसे कि ये प्रॉपर्टी जो है ये मेरे फादर की है या ये मेरे ग्रैंडफादर की है, तो क्या बीइंग अ चाइल्ड या फिर बीइंग अ ग्रैंड चाइल्ड, क्या मेरा इस प्रॉपर्टी पे कोई हक है? क्या मैं इस प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले सकता हूं? बीइंग अ विडो, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, मेरे हस्बैंड की एक प्रॉपर्टी थी, आगे मेरे बच्चे हैं जो मुझे पूछते नहीं हैं, तो क्या हस्बैंड की डेथ के बाद उस प्रॉपर्टी में से हिस्सा मैं ले सकता हूं या मैं ले सकती हूं? एक मैरिड डॉटर, पहले अनमैरिड डॉटर थी, वो हिस्सा ले सकती, तो क्या आज मेरी शादी हो गई तो क्या मैं शादी के बाद अपने फादर या अपने मदर की प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले सकती हूं? ये आम सवाल हैं जो उठते हैं दिमाग के अंदर। तो इनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और एक और वीडियो जो इसके साथ मैं बनाऊंगा, जल्द ही डालूंगा उस वीडियो में। तो बात हम करते हैं सबसे पहले तो प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी वर्ड जो है, इसके ऊपर दो केसेस हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। एक केस है रायचंद वर्सेस दत्ताचार्य, जिसके अंदर कहा गया कि द वर्ड प्रॉपर्टी इन इट्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेंस इंक्लूड्स ऑल लीगल राइट्स ऑफ अ पर्सन एक्सेप्ट हिज पर्सनल राइट्स विच कॉन्स्टिट्यूट हिज स्टेटस और पर्सनल कंडीशन। मतलब ये कि जो ये प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी के अंदर ना सारे लीगल राइट्स आ जाते हैं एक व्यक्ति के, एक्सेप्ट हिज पर्सनल राइट्स, जिसके लिए बाकी अदर लॉज भी हैं, और उससे उसका स्टेटस है, जो उसका पर्सनल कंडीशन है, वो क्लेरिफाई होता है कि इस व्यक्ति का क्या स्टेटस है। ये कहा गया था रायचंद वर्सेस दत्ताचार्य के केस के अंदर। और एक 1970 का केस है आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और मैं कहूं कि उन्होंने प्रॉपर्टी वर्ड को इंटरप्रेट किया था, और उसके अंदर यह कहा गया कि जो ये वर्ड प्रॉपर्टी है, इस वर्ड प्रॉपर्टी के अंदर कॉर्पोरियल थिंग्स कौन सी होगी, जैसे कि लैंड, फर्नीचर, ये सारी चीजें ये तो आएंगी ही आएंगी, पर साथ में इनकॉर्पोरियल थिंग्स भी आएंगी जिनको हम नहीं देख सकते। इनकॉर्पोरियल थिंग्स जिनको हम नहीं देख सकते वो कौन सी चीजें हैं? वो हो गए आपके ये कॉपीराइट, आपके पेटेंट्स, ये भी होंगे। तो मतलब प्रॉपर्टी के अंदर कॉर्पोरियल प्लस इनकॉर्पोरियल थिंग्स दोनों इंक्लूड होंगी। ये कहा गया था आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर। तो ये तो हो गई प्रॉपर्टी की बात। अब मैं बात करना चाहूंगी कौन से लॉज हैं हमारे इंडिया के अंदर जो डिस्कस करते हैं पार्टीशन रिलेटेड कंसेप्ट से। तो हमारे यहां पे देखिए, एक तो है पार्टीशन एक्ट जो चलता आ रहा है। पार्टीशन एक्ट के तहत हम जा सकते हैं पार्टीशन के लिए।
पार्टीशन एक्ट 1893। फिर आता है इंडियन सक्सेशन एक्ट। इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर आप सक्सेशन सर्टिफिकेट, विल के रिगार्डिंग हम जा सकते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट, पर्टिकुलरली फॉर हिंदूज में बात कर रहा हूं, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट जहां पर क्लास 1 हेयर्स, क्लास 2 हेयर्स दिए गए हैं, जहां पर यदि कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी लेके किसी की डेथ होती है तो उस केस के अंदर क्लास 1 हेयर्स, क्लास 2 हेयर्स क्लियरली दिए गए हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर, बट दैट इज ओनली फॉर हिंदूज। ये हो गए। मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है 1937 का। तो ये 4 एक्ट हैं। चारों एक्ट का अलग अलग कंसेप्ट है। अगर मैं बात करूं पार्टीशन एक्ट की, तो पार्टीशन एक्ट के अंदर हम यस सूट फॉर पार्टीशन डाल सकते हैं। और बात आती है जैसे कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं जिसके अंदर प्रॉपर्टी का डिवीजन नहीं हो सकता, हम कोर्ट के अंदर पार्टीशन सूट डालते हैं। उस पार्टीशन सूट के थ्रू यदि वो मीट्स एंड बाउंड्स के थ्रू पार्टीशन नहीं हो सकता और लोकल कमिश्नर इज अपॉइंटेड कि जी इनको हम डिवीजन करवाया जाए, या फिर उसको सेल आउट कर कर उसका जो हिस्से हैं वो बांटे जाएं, या फिर अगर कोई अपना बंदा अपना राइट रिलिंक्विश करना चाहता है तो वो कर सके। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इस एक्ट में। बात करें अगर हम इंडियन सक्सेशन एक्ट की, तो यस, इंडियन सक्सेशन एक्ट की बात करें उसमें 2 तरीके के सक्सेशन की बात हो रही है। पहले तो हो रही है टेस्टामेंट्री सक्सेशन और एक होती है इंटरस्टेट सक्सेशन। टेस्टामेंट्री सक्सेशन की बात अगर मैं करूं तो टेस्टामेंट्री सक्सेशन वो सक्सेशन है यहां पर एक व्यक्ति विल बनाकर दुनिया छोड़ता है। मतलब कि अ पर्सन मेक्स अ रिटन डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं विल बिफोर हिज डेथ, और डेथ के बाद उस विल को हम प्रोबेट कराते हैं और उस विल के थ्रू सक्सेशन आगे होता है। जिस व्यक्ति का भी नाम विल में दिया गया है कि जी ठीक है मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी इस व्यक्ति की होगी, तो ये प्रॉपर्टी उसको देने के लिए हम पहले प्रोबेट के लिए जाएंगे और वो प्रॉपर्टी उसके नाम पर हो जाएगी। तो ये होगी टेस्टामेंट्री सक्सेशन। इंटरस्टेट सक्सेशन वो सक्सेशन है जहां पर व्यक्ति बिना विल बनाए जिसकी डेथ हो जाए, उस केस के अंदर इंटरस्टेट सक्सेशन होता है। तो बात करें अगर हम जहां पर कोई पर्सनल लॉ नहीं है, जैसे बात में करो क्रिश्चियंस की, तो उन केसेस में इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लाई होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट है हमारे पास हिंदू के लिए, पर जिन केसेस में कोई पर्सनल लॉ नहीं है, सो उस केसेस के अंदर इंडियन सक्सेशन एक्ट आपका अप्लाई होगा। मैं बात करूंगा क्रिश्चियंस की, तो क्रिश्चियंस के अंदर बोथ टाइप ऑफ सक्सेशन, चाहे में टेस्टामेंट्री सक्सेशन है चाहे वो इंटरस्टेट सक्सेशन है, दोनों आते हैं। पर अगर मैं बात करूं बुद्धिस्ट, तो बुद्धिस्ट के अंदर सिर्फ टेस्टामेंट्री सक्सेशन आता है, इंटरस्टेट सक्सेशन नहीं आता है। ये तो बात हो गई हमारी इंडियन सक्सेशन एक्ट की। बात आती है हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट नाम से ही पता चलता है हिंदूज के लिए है। और बात करें हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो उसके अंदर हमारे पास क्लियरली दिया गया है यदि अगर प्रॉपर्टी एक मेल के नाम पे है बिफोर डेथ, और डेथ के बाद, यहां पर मैं बात कर रहा हूं जिसके अंदर विल नहीं है, दैट इज इंटरस्टेट सक्सेशन। क्योंकि अगर विल की बात आ गई तो विल के लिए हमारे पास इंडियन सक्सेशन एक्ट है। बट अगर मैं बात करूं कि विल नहीं है, बिना विल बनाए कर डेथ हो जाए, सो उस केस के अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर क्लास 1 हेयर्स, क्लास 2 हेयर्स दिए गए हैं और उसके थ्रू आगे प्रॉपर्टी डिवाइड होती है, किसको क्या प्रॉपर्टी, किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए। तो क्लास 1 हेयर्स आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है पूरी की पूरी, दैट इज क्लास 1 हेयर्स, क्लास 2 हेयर्स जो ये है, इनके थ्रू आगे फैलेगा। अगर सपोज डेथ हुई हस्बैंड की, तो वाइफ के नाम पे भी प्रॉपर्टी मिलेगी, डॉटर को भी मिलेगी, सन को भी मिलेगी। अगर 2 डॉटर हैं और 2 सन हैं तो 5 हिस्से हो गए। अगर सिर्फ एक सन है, एक डॉटर और एक वाइफ है, विडो वाइफ है, और अगर मदर है तो 4 हिस्से हो गए। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है मदर को भी मिलता है, वाइफ को भी मिलता है और बच्चों को भी मिलता है क्लास 1 लीगल ईयर्स में। अगर क्लास 1 लीगल ईयर में नहीं है तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्लास 2 लीगल ईयर्स के अंदर। तो यस, ये जो प्रोसीजर है ये फॉलो किया जाता है क्लास 1 ईयर्स, क्लास 2 ईयर्स के अंदर। तो ये बात आ गई। मैं इसके अंदर एक केस उठाना चाहूंगा, दैट इज शबाना खान वर्सेस डीबी सुलोचना एंड अदर्स, जिसके अंदर ये कहा गया था कि converted person can still claim his right over the ancestral property, but the child of converted person cannot.
मतलब ये कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो व्यक्ति ने अपना कन्वर्जन कराया है, रिलीजन कन्वर्जन, वो तो प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकता है, बट अगर उसके आगे जो बच्चे हैं वो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। अब बात आती है कि पहले जो लॉ था वो ये था कि अगर एक व्यक्ति ने अपना रिलीजन कन्वर्ट करा लिया है तो वो हिस्सा नहीं ले सकता प्रॉपर्टी में से। पर्सन हु कन्वर्ट्स, और हम ये बात कहें कि रेनाउंस कर दिया जिसने हिंदू रिलीजन को, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर क्लेम नहीं ले सकता। बट कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट आने के बाद ये सिचुएशन चेंज हो गई, और सिचुएशन ये हुई कि whosoever converts into any other religion can still claim his share in the ancestral property। यहां मैं बात कर रहा हूं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, नॉट इंटरस्टेट सक्सेशन की। तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने अपना रिलीजन चेंज करा लिया है तो वो भी प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकता है। और ये चीज आई है कब से? कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट आने के बाद। और जो मैंने बात कही केस के बारे में डिस्कस किया, शबाना खान वर्सेस डीबी सुलोचन अदर्स, वो इसी चीज के ऊपर है कि जिसने रेनाउंस कर दिया है वो ले सकता है अपना राइट, बट अपना शेयर ले सकता है, बट जिसके आगे बच्चे हैं वो नहीं ले सकते हैं। तो ये है हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में। और लास्ट में डिस्कस करता हूं मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। नाम से क्लियर हो रहा है दिस इज अबाउट द मुस्लिम। जो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं वो इसमें आते हैं, जहां पे दोनों पार्टीज अगर मुस्लिम्स हैं वो इसके अंदर जाकर अपना राइट्स ले सकते हैं, और इनके लिए अलग से वक्फ कोर्ट्स भी हैं। और इसके अंदर एक चीज है कि अगर लड़के ने जो सन है, अगर उसने किसी और रिलीजन में कन्वर्जन करा लिया है, सिंस ही इज अ बायोलॉजिकल सन, तो उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे राइट बनता है। The act also states that if the child is born out of a wedlock, he has right to claim over the ancestral property। मतलब यहां पर बड़ा क्लियर है कि भाई अगर बायोलॉजिकल सन है तो राइट बनता है, बायोलॉजिकल सन नहीं है तो नहीं बनता है। तो ये थे लॉज जो हमारे इंडिया के अंदर है रिगार्डिंग पार्टीशन, या फिर बात करूं मैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, क्योंकि इन सारी चीजों से रिलेशन में चीजें चलती हैं। तो अभी तक मैं बात कर रहा था लॉस के बारे में, तो बात आ जाती है प्रॉपर्टीज कि भाई कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहां पर सिर्फ दो तरीके की प्रॉपर्टी है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। द फर्स्ट वन इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड द अदर इज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रॉपर्टी, आम भाषा में कहूं तो हमारे फोर फादर्स की प्रॉपर्टी, जो 4 जनरेशन ओल्ड हो, मेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, उनकी प्रॉपर्टी है, वो आगे बढ़ती आती जा रही है, वो होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर शेयर्स बनते हैं, पर दैट शुड बी 4 जनरेशन ओल्ड। और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो होती है जो मैंने अपने हार्ड अर्न मनी से प्रॉपर्टी परचेज करी हो, दैट इज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं होती है हमारे फोरफादर से, ये हम खुद खरीदते हैं। आज मैंने पैसे जोड़कर अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो दैट विल बी माय सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, नॉट माय एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। बट अगर कोई प्रॉपर्टी मेरे ग्रैंडफादर की थी, वो मेरे ग्रैंडफादर के पास आई, वो फिर मेरे फादर के पास आई, या वो मेरे पास आई, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो ये दो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं बात करूं अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, तो अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है उस फैमिली के अंदर जिस फैमिली के पास उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है, अ पर्सन हु इज बोर्न इन दैट फैमिली हु हैज इन्वेस्टेड इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी के अंदर उसका हिस्सा बन गया, ही एक्वायर्ड दैट प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी उसकी हो गई बाय वर्च्यू ऑफ हिज बर्थ, पैदा होते ही वो प्रॉपर्टी उसकी हो गई। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, मैंने आज प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद मेरी शादी हुई, शादी के बाद बच्चे हुए, जैसे बच्चे हुए जी प्रॉपर्टी के अंदर उनका भी राइट बन गया। और अगर मैं बिना विल बनाए चला जाऊं, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, बीइंग अ हिंदू देन, मैं अभी हिंदू की बात कर रहा हूं, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से क्लास 1 हेयर्स के अंदर वो आगे बढ़ जाएगा।
बट अगर मैं विल बनाऊं तो मैं विल अपने हिसाब से बना सकता हूं कि मुझे किसको प्रॉपर्टी देनी है और किसको प्रॉपर्टी नहीं देनी है। ये मेरी राइट है, क्योंकि ये मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। मैं अपने हिसाब से अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकता हूं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के अंदर। तो मैं इस वीडियो को ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा, मैं इस वीडियो को समअप करता हूं एक लास्ट की पार्टीशन की बात हम करें तो पार्टीशन किन किन मोड से हो सकती है। तो पार्टीशन कैन बी डन थ्रू पार्टीशन डीड। आप पार्टीशन डीड बना लीजिए, पार्टीशन डीड बनाएंगे, जो भी को ओनर्स हैं या फिर जो भी फैमिली मेंबर्स हैं मिल बैठकर प्यार मोहब्बत से एक पार्टीशन डीड बना लें कि जी ठीक है जी, ये मैं प्रॉपर्टी, ये हिस्सा इसको जाता है, ये हिस्सा इसको जाता है, ये हिस्सा इसको, ये हिस्सा इसको, आप इसको रजिस्टर करा लीजिए। तो ये तो हो जाएगा आपका पार्टीशन डीड। या फिर आप फैमिली सेटलमेंट करके भी पार्टीशन कर सकते हैं ओरली, जिसको हम कहते हैं कि जी ये प्रॉपर्टी का हिस्सा इसको दे दिया, जी ये प्रॉपर्टी का हिस्सा इसको दे दिया, ये हो गया। या फिर जो चलता आता है, जो बहुत कॉमन है जो आज के टाइम पे, दैट इज पार्टीशन थ्रू कोर्ट। क्योंकि प्यार मोहब्बत से चीजें अगर होने लग जाती तो बात ही क्या है। प्यार मोहब्बत से तो तब नहीं हुई महाभारत के समय, तो अब क्या होगी। तो पार्टीशन थ्रू कोर्ट जो बहुत ही एक फिजिबल तरीका है जिसके अंदर लीगली हमें हमारा हिस्सा मिल सकता है, दैट इज पार्टीशन थ्रू कोर्ट। और एक आ जाता है पार्टीशन थ्रू विल बाय प्रोबेट। तो ये सारी चीजें हैं, इनको मैं डिस्कस करूंगा मैं अपनी अगली वीडियो में, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा इन सब चीजों को। और मैं साथ में डिस्कस करूंगा कि किसका कैसे राइट कितना कितना बनेगा। उन सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा कि डॉटर का राइट क्या बनता है नहीं बनता, वाइफ का राइट बनता है नहीं बनता, मदर का राइट बनता है नहीं बनता, सन है तो उसका राइट बनता है नहीं बनता, कब राइट जा सकता है कब नहीं जा सकता। तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा अगले पार्ट के अंदर। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो। मैंने काफी आम भाषा में इसको समझाया है, बहुत बेसिकली समझाया है, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी हैं। हम अगर सीधा चले जाएंगे कि जी किसका हिस्सा कितना बनेगा तो फायदा नहीं है, क्योंकि हमें बेसिक नहीं पता कि किस हिसाब से राइट बनता है, कहां कहां राइट बनता है, किन किन केसेस में राइट बनता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में राइट बनता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि आम आदमी को ये नहीं पता कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कौन सी है तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है, और दोनों में हिस्सों का क्या फर्क है। तो ये सारी चीजों को मैं एकदम ना ले जाकर मैं पहले बेसिक्स मैंने क्लियर करे हैं जो अभी मेरी वीडियो है, और आई होप आप लोगों का ये बेसिक क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर कोई डाउट क्रिएट होता है तो प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है मैंने कोई चीज गलत बता दी है, या फिर मैंने कोई चीज मिस कर दी है, या फिर कोई नई जजमेंट आई है जो मैंने बताया है, शायद कोई नई जजमेंट आ गई हो जिसके बारे में मैं अवेयर ना हूं, तो गाइज आई एम ऑलवेज ओपन फॉर सजेशन। क्योंकि मैं भी एक फैलिबल पर्सन हूं, मैं भी गलतियां कर सकता हूं, तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर सजेशन। प्लीज रेक्टिफाई इफ आई मेड एनी मिस्टेक, और अगर कोई नई चीज आई हो तो प्लीज लेट मी नो। सो थैंक यू सो मच गाइज, मैं मिलता हूं आपको जल्द ही अपनी दूसरी वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।